हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले 10 एमसीक्यूज जो हैं वो कंसेप्ट बेस्ड हैं और एनालिटिकल बेस्ड हैं। उसके बाद 11 से लेके जो 25 तक एमसीक्यूज हैं वो स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं। 26 से लेके जो 40 तक एमसीक्यूज हैं वो थोड़े हाई लेवल के, एडवांस लेवल के और एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। इनमें पूछा गया है कि नीचे दी गई जो ऑप्शंस हैं चार, इनमें से बेस्ट एक्सप्लेन कौन करता है लिविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हम सबसे पहले लिविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को जानते हैं, ये समझते हैं कि है क्या ये। तो इट टॉक्स अबाउट द जो ट्रेडिशनल सब्सिटेंट सेक्टर है, यहाँ से मूव करना टूवर्ड्स द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सेक्टर। मॉडर्न कैपिटलिस्ट सेक्टर का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री की तरफ मूव करना। और जो ट्रेडिशनली सब्सिटेंट सेक्टर है ये एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज और द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ऐसे वाला ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे मिलता है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर फ्रॉम द एग्रीकल्चर टूवर्ड्स द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू द, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन प्राइमरली किस वजह से हो रही है? तो अभी अभी हमने जाना इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ लेबर फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टुवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है टू द सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रीज। जैसे उद्योग हो गए हमारे। और ये सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। और जो टर्शियरी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर होता है, जिसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और इसकी एग्जांपल जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सब इसमें आता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट क्रिटिकल होता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनका हमें बहुत जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एक कारखाना इंडस्ट्री फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है टू द सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमें चाहिए होता है एक्सेस टू द नेचुरल सोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर चाहिए, और कैपिटल मींस पैसा चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शंस हमने सारी ये इसको डिस्कस किया है कि ये होता क्या है अर्ली स्टेजेस। तो इसमें सबसे मेन ऑप्शन, हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलती है कैपिटल अकोमोडेशन मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ पैसे के। कैपिटल मींस हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तभी तो इंडस्ट्री हम सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि टर्म डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण जो है उससे थोड़ा परे हटना। तो इसका मतलब होता है इट इज द शिफ्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ जाना मीन्स जो अब इस एट प्रेजेंट की बात करें तो ये थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। इसलिए जो जीडीपी की बात करें इंडिया की तो सर्विस सेक्टर का ज्यादा योगदान है, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जो ये मॉडल है इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो ज्यादा फोकस करता है बिग पुश पे। बिग पुश की बात करें तो पहले वाले मॉडल की बात करें तो ये वाला मॉडल जो है ये बात करता है सबसे ज्यादा। मेन इसका क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट द 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपमेंट। तो ये 5 स्टेजेस की बात करता है तो ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं। जो हरोद डोमर मॉडल है ये बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, तो ये वाला भी नहीं आएगा। ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो रोजेनस्टीन रोडन मॉडल है इट टॉक्स अबाउट द बिग पुश। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकसेस ऑन, ये किस पे फोकस करता है? देखो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मींस इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना किसी दूसरी चीज से। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं रशिया से, चाइना से, मिडल ईस्ट से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसको इंपोर्ट को ही सब्सिट्यूट कर देना मीन्स कम कर देना, इंपोर्ट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, ताकि उस पे हम उस पे निर्भर ना रहें, इंपोर्ट पे खुद का बने, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। तो इसका करेक्ट हमें ऑप्शन मिलता है रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स, कि हमें इंपोर्ट्स पे निर्भर नहीं रहना है, खुद का सब कुछ खुद का बनाना है, सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है, ताकि हमें किसी दूसरे पे निर्भर ना रहना पड़े। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि कौन सा सेक्टर है वो मोस्टली एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो जैसे प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वो एग्रीकल्चर से एसोसिएट है, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ही बी हो जाएगा। टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, उसका क्या योगदान रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इट इज बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करता है, इसकी वजह ऐसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन होती है इसकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अभी अभी बात की हमने, वो कौन बात करता है, वो करता है डब्ल्यू रॉस्टो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ टेक ऑफ स्टेज इज रिलेटेड टू। स्टेजेस की बात, जो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो स्टेजेस की बात ही रॉस्टो करता है, अभी हमने पता किया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो नीचे दी गई जो हमें स्टेटमेंट्स हैं इनको कंसीडर करना है। पहली जो है, बोला गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेस पर कैपिटा इनकम। ये तो सही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करती है। इट रिड्यूसेस द अर्बनाइजेशन, ये गलत है। ये अर्बनाइजेशन को रिड्यूस नहीं करती है, बल्कि इसको इंक्रीज करती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बंदे रूरल वाले एरिया, देहात गांव से माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स द सिटीज, और अर्बनाइजेशन ये इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये वाला गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ हमें करेक्ट पूछा गया था। नीचे दिया गया है कि इनमें से दो स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है, जो बेस्ट करेक्ट होगी, करेक्ट आंसर ढूंढना है। आपको इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सही बात है। इट ऑलवेज रिड्यूसेस द इनकम इनक्वालिटी, जो इनकम इनक्वालिटी है ये इसको रिड्यूस करता है, ये सही है, कुछ हद तक इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करता है, लेकिन ऑलवेज तो ऐसा नहीं होता। ये एक्सट्रीम टर्म है, एक्सट्रीम टर्म हमेशा एक्सक्लूड हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, ए ऑप्शन। 13 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हैवी इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव। ये सही बात है, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ती है, मीन्स दे आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें हमें मशीनरी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो रिलेटिव टू लेबर होती है, तो इसमें बहुत पैसा लगता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो इंडस्ट्रीज छोटी मोटी उद्योग होते हैं, हमारे कारखाने होते हैं, उसमें लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हमारा 13th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सच बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्स टू रिड्यूस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये भी सही बात है। सस्टेनेबल, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन सस्टेनेबल होगी तो हमारा एनवायरनमेंट भी लॉन्ग रन रहेगा, वो भी सस्टेन करेगा, वो भी उसका एग्जिस्टेंस भी बना रहेगा, तो ये सच बात है। वो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उस पर रहेगा उसको रिड्यूस करता है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों इसमें स्टेटमेंट्स जो करेक्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन आएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 15 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे जो हमें अभी पढ़ा हमने कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वाइडली अडॉप्टेड इन लैटिन अमेरिका, ये सही बात है। क्वेश्चन अगर इसका जो नेक्स्ट है, आईएसआई प्रमोट्स ग्लोबल कंपटीशन, आईएसआई प्रमोट्स ग्लोबल कंपटीशन, ये हमेशा सच बात नहीं होती, ये इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन होगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, पहले दिए गया, लिबरलाइजेशन इनकरेजेस द प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, ये सच बात है। जो लिबरलाइजेशन है वो इनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लिबरलाइजेशन जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमने 1991 में लाए थे, उसका जो मेन मकसद था, जो मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उसको लिबरलाइज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो और ग्लोबलाइज कर दो। तो क्वेश्चन का जो 16 है, इसका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो इट रिस्ट्रिक्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये गलत बात है। इट रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, इट इनकरेजेस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये इसका अपोजिट करती है, इनकरेज करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। तो इसका इस केस में
स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा क्वेश्चन 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ओनली वन स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन 17 की बात करें तो पहली जो स्टेटमेंट दी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन, ये सच बात है। तो इट बिगन इन द 20th सेंचुरी, ये स्टार्ट हुई थी 1760s के अराउंड, मीन्स 1760s में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, मीन्स 18th सेंचुरी, मीन्स 17 सेंचुरीज खत्म होके भी 60 ईयर्स ऊपर हो गई थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ओनली वन स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पूछी हुई है। नेक्स्ट की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें पहले जो स्टेटमेंट दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, तभी हम इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन अकर विदाउट कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन अकर विदाउट कैपिटल, बिना पैसा लगाए इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? तो इसमें सिर्फ हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू द अर्बन माइग्रेशन, ये सही बात है, क्योंकि गांव देहातों से लोग सिटीज में बस जाते हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इट रिड्यूसेस रूरल पॉपुलेशन प्रेशर, ये भी सच बात है, क्योंकि गांव देहातों से जब जब लोग ही माइग्रेट कर जाएंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन 20 की बात करें तो इसमें से पहली स्टेटमेंट है, पब्लिक सेक्टर प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियाज अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सही बात है। अर्ली जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी उसमें पब्लिक सेक्टर का सबसे मेन रोल रहा है। क्वेश्चन 20 का जो राइट ऑप्शन है। अब उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाज डोमिनेट इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये गलत बात है, क्योंकि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद ही प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा बहुत उसने अपना होल्ड बनाया था, उस प्राइवेट प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी एक ही स्टेटमेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, ग्लोबलाइजेशन एक्सलेट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सही बात है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है। इट आइसोलेट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये ये गलत बात है। इंडस्ट्रीज को, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको आइसोलेट नहीं कर रहा है, बल्कि उनको इंटीग्रेट कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो इंटीग्रेट्स हो रही हैं, सब एक दूसरे से जुड़ रही हैं, जिसकी वजह वजह से ही ग्लोबलाइजेशन हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ओनली वन स्टेटमेंट। नेक्स्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अप्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से पैसा आ रहा है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो रहा है। इट ऑलवेज एलिमिनेट्स पॉवर्टी, ये ऑलवेज है, दिस इज एक्सट्रीम टर्म, ऑलवेज होता नहीं है, हमेशा कुछ नहीं होता है, इसलिए सेकंड इसकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन जो होगा वो ओनली वन स्टेटमेंट। क्वेश्चन 23 की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एम्प्लॉयमेंट, ये करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। एमएसएमई एमईज आर कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, कैपिटल इंटेंसिव जो होती है वो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इनमें छोटा मोटा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे मोटे उद्योग ऐसे भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन होगा, 23 का राइट ऑप्शन होगा ओनली वन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 प्रमोट्स लिबरलाइजेशन, सही बात है, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट कंट्रोल, ये भी सही बात है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ था तब भी प्राइवेटाइजेशन हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 25 की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन वाइडन रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल इनक्वालिटीज, रीजनल जो हमारे जो क्षेत्रीय डिस्पैरिटीज है, मींस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जब पर कैपिटा इनकम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको और वाइडन कर रही है, उस गैप को और खाई को और वाइड कर रही है। क्वेश्चन और इसकी स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है कि बैलेंस्ड ग्रोथ रिड्यूसेस इनक्वालिटी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन जो है
वो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 25C, विच पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? कौन सी पॉलिसी जो एसोसिएटेड है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में? तो ये सीधी सी बात है, एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991। क्वेश्चन 26 का राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। द मेन एम ऑफ 5 ईयर प्लान, मेन मकसद क्या था, जो 5 साल प्लान हमने स्टार्ट किया है उसका मेन मकसद क्या है? तो 27 का राइट ऑप्शन है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना प्लानिंग के साथ। तो इसीलिए 5 ईयर प्लान लाया गया था। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट? हाई इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव कौन सी इंडस्ट्री होती है? तो वो हैवी इंडस्ट्री होती है। अभी भी पढ़ा हमने, 28 का राइट ऑप्शन होगा सी होगा। इंडस्ट्रियल क्लस्टर हेल्प इन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर किस में हेल्प करता है? 29 का राइट ऑप्शन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्वेश्चन 30 की बात करें तो कौन सा फैक्टर है जो प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है स्किल्ड लेबर, जैसे स्किल इंडिया हमारा मिशन भी है। तो क्वेश्चन 30 का राइट ऑप्शन है सी। विच इज, एग्जाम्पल पूछी गई है कोर इंडस्ट्री की। तो 31 की अगर बात करें तो ये होती है स्टील इंडस्ट्री इज द कोर इंडस्ट्री। क्वेश्चन 32 की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट एग्रीकल्चर बाई, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन किस कैसे पड़ता है? क्वेश्चन 32 ये बोल रहा है। क्वेश्चन 32 का राइट ऑप्शन आएगा प्रोवाइडिंग मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 की, विच कंसेप्ट रिलेट्स टू मेक इन इंडिया? अब मेक इन इंडिया की बात की गई है तो क्वेश्चन 33 में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के, अपने घर में सब सामान बनाना, तभी तो मेक इन इंडिया होगा। क्वेश्चन 34 की बात करें, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन का? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कौन सा फीचर नहीं है? क्वेश्चन 34 सब्सिटेंस फार्मिंग, सब्सिटेंस फार्मिंग की बात करें, अपने गुजारे मुताबिक अपने कंजप्शन के पर्पज के लिए ही खेती बाड़ी करना, उसको बोलते हैं सब्सिटेंस फार्मिंग। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को एग्रीकल्चर में इतना प्रोड्यूस करना, सरप्लस प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन को हाई लेवल पे करना, ज़्यादा भारी मात्रा में करना, ताकि हम उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचा सकें और मशीनरी से उसका इंडस्ट्री में कुछ बना सकें, फिनिश्ड गुड्स बना सकें। यही है, और इधर नॉट पूछा गया, इसलिए सब्सिटेंस फार्मिंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन 35 की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड्स किस पे करती है? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड करती है क्वेश्चन नंबर 35 का मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। विच सेक्टर ग्रोज फास्टेस्ट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद? क्वेश्चन 36 का करेक्ट ऑप्शन है सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन 37 की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्लोबली? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है? तो वो करती है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वीना में है, इन ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन 38 की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन लीड टू, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है? 38 क्वेश्चन ये बोल रहा है, 38 की करेक्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ। इट लीड्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन 39 की बात करें, विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्री इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इज द बेस्ट ऑप्शन, 39 बी। और 40th की बात करें, द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल, रेफर्स टू द ग्रोइंग ग्रोथ बेनिफिटिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद,